हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माही सर फिजिक्स के इस चैनल में। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और मेधावी के इस कोर्स में आज हमारा डिस्कशन होगा वेक्टर्स के ऊपर, जिसे मैंने कहा है सोल ऑफ फिजिक्स। द सोल ऑफ फिजिक्स। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको समझ आ गया तो फिजिक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पर वेक्टर के एप्लीकेशन से आप जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं और कई सारे चैप्टर्स में सीधा इसका एप्लीकेशन होता है। तो मेधावी के सेशन में लेक्चर नंबर 6 में वेक्टर अलजेब्रा पर बात होगी। 4 बेसिक चीजों को हम कवर करेंगे बेटा। बेसिक्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन के साथ साथ ही हम सब्ट्रैक्शन को भी कवर कर लेंगे, बिकॉज दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिजिक्स में आप लोगों को पढ़नी होगी बेटा फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़नी होगी बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। और जब आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। तो दुनिया की ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सके और जिनकी मदद से फिजिक्स के लॉज को डिफाइन किया जा सकते। तो यहां पर पहली चीज तो कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, माफ कीजिएगा, यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिसे मेजर किया जा सके। दूसरी चीज यूज्ड टू डिफाइन लॉज ऑफ साइंस या लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ साइंस, क्योंकि केमिस्ट्री में भी सेम चीजें यूज होती है, इसलिए साइंस लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप स्पीड की बात करिए, मास की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, एक्सलरेशन की बात करें, फोर्स की बात करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करेंगे बेटा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं समझिए जरा। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। अब जैसे अ हाउस, अब एक घर है, उसे क्या मेजर करेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भैया, मेजर तो कर सकते हैं कि घर की लंबाई कितनी है, घर की चौड़ाई कितनी है, घर ऊंचा कितना है। बेटा वो लंबाई, वो चौड़ाई, वो ऊंचाई, वो तो डिस्टेंस हो गई, तो फिर तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अगर आप बात करेंगे अ गार्डन, तो गार्डन में क्या मेजर करेंगे? गार्डन इज नॉट मेजरेबल। गार्डन की लंबाई, गार्डन की चौड़ाई मेजर की जा सकती, फिर से लंबाई चौड़ाई फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगी। तो ऐसे क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक बात बेटा, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। चलिए, अब फिजिकल क्वांटिटीज को अपने आप में 2 ग्रुप में बांटा जाता है। ठीक है, 2 ग्रुप। कौन कौन से 2 ग्रुप, उन पर डिटेल डिस्कशन करते हैं बेटा। एक ग्रुप जिनका नाम है स्केलर, एक ग्रुप जिनका नाम है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बोलेंगे भैया क्या मतलब है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज का? तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति जब आपसे आपका वजन पूछता है कि यार बताओ कितना वेट है आपका, यू जस्ट आंसर वेरी सिंपली 80 kg, 70 kg, 50 kg, 60 kg। यू नेवर बोदर अबाउट कि 60 kg लेफ्ट में कि राइट में कि ऊपर कि नीचे। क्या कभी आप यह आंसर करते हो कि 80 किलो घर में इनसाइड और 60 किलो बाहर? ऐसे कभी हम जवाब नहीं देते बेटा। देयर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्व, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करते। तो यहां पे इसमें हम लिखेंगे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे इंदौर से भोपाल की दूरी की बात करनी बेटा। इंदौर से भोपाल का कोई आपसे पूछेगा डिस्टेंस, तो सीधा सीधा मान लीजिए इसका जवाब है 360 किलोमीटर। कितना बेटा? 360 किलोमीटर। अब बात यह है कि 360 किलोमीटर, तो किसी भी व्यक्ति को यह आइडिया लग गया
कि इंदौर से भोपाल अगर जाना है तो इतना दूरी तय करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। लेकिन इंदौर से भोपाल ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है कि साउथ में है कि नॉर्थ ईस्ट में है कहां पर, ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा जस्ट बाय नोइंग डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज है, इन्हें एल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल अलजेब्रा एप्लीकेबल होता है बेटा, ठीक है ना। सिंपल क्या बोलेंगे अपन यहां पर, सिंपल अलजेब्रा यहां पर वैलिड होता है, सिंपल अलजेब्रा वैलिड होता है, कोई स्पेशल लॉज नहीं चाहिए। एक एग्जांपल से बताता हूं, मान लीजिए कि एक मास की वैल्यू है m1 इज इक्वल टू 20 kg और एक मास की वैल्यू m2 इज इक्वल टू 50 kg। अब अगर इन दोनों मासेस को जोड़ दिया जाए m2 प्लस m1 तो सीधा सीधा जवाब दोगे 20 प्लस 50 70 kg, और अगर घटाया जाए बेटा m1 माइनस m2 तो सीधा सीधा जवाब दोगे 20 50 माइनस 20, यहां पे आंसर आ जाएगा 30 kg। कोई स्पेशल रूल्स रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन वेयर एज अगर आप बात करेंगे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका नाम है बेटा वेक्टर, क्या नाम है उनका, वेक्टर। अब वेक्टर में बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर में ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर आप कभी मॉल में किसी दुकान में गए हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, दरवाजों पर लिखा होता है पुश और पुल। अगर दरवाजे पे लिखा हुआ है पुल तो मर्जी चाहे जितने जोर से धक्का दो वो दरवाजा नहीं खुलेगा, वहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा और लगाकर खींचना ही पड़ेगा। द ओनली रिक्वायरमेंट इज पुल बेटा, पुश चाहे मर्जी जितना हार्ड करो वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। कहीं किसी दरवाजे पर लिखा है पुश तो वो दरवाजा धक्का देने से ही खुल सकता है, फिर चाहे मर्जी जितना फोर्स लगा दो वहां पर वो दरवाजा नहीं खुलेगा। सो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे जिनमें मैग्नीट्यूड तो जरूरी है ही बेटा, मैग्नीट्यूड as well as direction is also needed, magnitude as well as direction। पुल है तो पुल, पुश है तो पुश, इस तरफ तो इस तरफ, उस तरफ तो उस तरफ, बताना पड़ेगा। जैसे इंदौर से भोपाल तो बताना पड़ेगा इंदौर से भोपाल 360 किलोमीटर की दूरी पर है ईस्ट की तरफ, दैट ईस्ट की तरफ इज द डायरेक्शन। तो यहां पर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इज ऑल्सो इन्वॉल्व बेटा, तो उन्हें हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स हो जाता है आपका, एग्जाम्पल के तौर पर वेलोसिटी हो जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ऐसे कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये पहली चीज है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, उसे समझिएगा जरा, है ना। यहां पर स्पेशल लॉज की रिक्वायरमेंट है। दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। क्या फॉलो करते बेटा, दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि आसानी से जैसे हमने यहां पर मासेस को जोड़ा घटाया वैसे इन्हें सीधे सीधे जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लीजिए कहीं पर आपके पास फोर्स है बेटा F1 और उस F1 की वैल्यू मान लीजिए 50 न्यूटन, और एक फोर्स आपके पास है बेटा F2 जिसकी वैल्यू कितनी बेटा 20 न्यूटन। तो उस बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स को आप 50 प्लस 20 ऑलवेज 70 ही कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो वर्ड है ना ऑलवेज, ये गलत हो जाएगा बेटा। 70 गलत नहीं है, हो सकता है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का जो एक्चुअल एफ नेट है बेटा उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कहां से कहां तक। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि 50 माइनस 20 30 न्यूटन से बड़ा या बराबर, और 50 प्लस 20 70 न्यूटन से छोटा या उसके बराबर। सो देयर इज अ रेंज ऑफ दिस एफ नेट। इट कैन बी एनीथिंग, it can be 30, it can be 70, it can be 40, it can be 50, it can be 60, it can be 65। तो ये जो it can be anything, इस anything का जवाब आपको कहां से मिलता है? it can be anything का जवाब हमें मिलता है वेक्टर अलजेब्रा से। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, समझेंगे, लॉज डिस्क्राइब करेंगे, तब आपको ये बात समझ आएगी बेटा, ठीक है। तो मैं यदि अगर आपको यहां पर अभी आगे चल के एग्जैक्टली आई विल एक्सप्लेन कि हाउ दिस कम्स, कि दोनों का सम टोटल
और दोनों के डिफरेंस से छोटा नहीं हो सकता और सम टोटल से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपको अभी वेक्टर एडिशन में समझ आएगा बेटा। लेकिन अभी जितना मैंने समझाया, अगर वहां तक आपको बात समझ आ रही हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, डायरेक्शन इज नॉट नीडेड, उन्हें हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, आपको कह दिया किसी ने कि यार ये फला दरवाजा खोलने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन सामने वाले ने बताया नहीं कि 5 न्यूटन से खींचना है कि 5 न्यूटन से धकेलना है, तो आप वो दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। आई बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड कितना, साथ ही साथ डायरेक्शन कितनी है। अब बच्चे अगर यहां तक सबको समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन बावजूद उसके वो वेक्टर नहीं है? यहां पर ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको बताते हैं बेटा। अगर मान लीजिए मैंने बोला अ फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बेटा मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी है, तो क्या आप उसे बोलेंगे ये मस्ट बी वेक्टर हुआ? बेटा क्या ये मस्ट बी वेक्टर हुआ एवरीवन? क्या ये मस्ट बी स्केलर हुआ? क्या ये मस्ट बी स्केलर हुआ बेटा? या यहां पर हमें बोलना पड़ेगा सर मे बी वेक्टर और स्केलर, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, मे बी स्केलर और वेक्टर। एवरीवन पॉसिबल है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसका डायरेक्शन भी है, वो वेक्टर हो भी सकता है और वो वेक्टर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उस फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए यह जरूरी है कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। एक एग्जांपल ऐसा हमारे पास है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। जिसका क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। आप सब लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आई से रिप्रेजेंट होता है, ये होता है बेटा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बेटा। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो अलोंग फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है बेटा, अलोंग फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और होता है ऑपोजिट टू, और होता है बेटा ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ये इसका कन्वेंशन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने बस आपको जिस्ट दिया, तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि हां सर करंट के पास डायरेक्शन तो होती है। अब अगर मान लीजिए किसी जगह पर करंट आया है ना, वेक्टर अलजेब्रा की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग एंगल पर आपने पढ़ा है सर कि अगर कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल कुछ हो तो फिर उस एंगल के हिसाब से उसका रिजल्टेंट जो है वो वेरी करता। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में फोर्स वाला एग्जांपल समझाया था कि वो 70 से 30 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए यहां पर 50 एम्पियर का करंट आ रहा है, कितने का करंट आ रहा है बेटा? 50 एम्पियर का करंट आ रहा है, और उसमें से अगर 30 यहां गया तो कंपलसरी यहां आने वाले करंट को 20 एम्पियर ही होना पड़ेगा। इस जगह पर आने वाला करंट, इस जगह पर आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एंगल्स। मतलब अगर यही सेटअप मान लीजिए ऐसा होता कि सर 50 एम्पियर का करंट आया, फिर यहां पर ये ऊपर जा रहा है और यहां पर ये नीचे जा रहा है, मतलब अब इनके बीच में एंगल कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 30 एम्पियर ऊपर है तो 20 एम्पियर को ही नीचे होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एक ऐसी कैटेगरी में रखते हैं जो कि वेक्टर कहलाती है बेटा, ठीक है। कुछ लोग इसे टेंसर कह देते हैं, लेकिन मेरी अपनी समझ से मुझे इसे वेक्टर कहना ज्यादा उचित लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन भी है, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए उसे हमें स्केलर कहना पड़ेगा। टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, और टेंसर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें कितनी चीजों की आवश्यकता है उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, वो उतना ही डिग्री टेंसर हो जाएगा। जैसे स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है तो वो 1 डिग्री टेंसर हुआ,
लेकिन फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता है, इसलिए वो 2 डिग्री टेंसर हुआ। तो यहां टेंसर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्या यहां तक सबको सारी बातें समझ आ गई? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। वेक्टर समझ में आया, वेक्टर का तरीका समझ में आया, तो यहां पर अगली चीज जो होगी उसका नाम है बेटा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। सर वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, कोई भी वेक्टर जो है रिप्रेजेंट होता है बाय एन एरो। किससे बेटा? बाय एन एरो। अब समझिए, बाय एन एरो। एक पॉइंट है जहां से वेक्टर शुरू हुआ, लेट से O। एक पॉइंट है जहां पर वेक्टर खत्म होगा, लेट से पॉइंट P। A से शुरू हुआ और अगर P पर हुआ है खत्म, तो यहां पर इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा स्टार्ट पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा स्टार्ट के बाद क्या होता है? फिनिश पॉइंट या फिर एंड पॉइंट। इसको हम बोलेंगे बेटा फाइनल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको हम? फाइनल पॉइंट। वेक्टर का यहां पर आपको दिख रहा है बेटा टेल। क्या दिख रहा है? यहां पर हमको टेल दिख रहा है। वेक्टर का क्या दिखाई दे रहा है? टेल। यहां पर वेक्टर का क्या दिखाई दे रहा है? हेड। अब सुनिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वेक्टर शुरू हमेशा कहां से होगा बेटा? टेल से। खत्म कहां पे होगा? हेड पे। या शुरू होगा स्टार्ट पॉइंट से, खत्म होगा फिनिश पॉइंट पर, शुरू होगा इनिशियल पॉइंट से, खत्म होगा फाइनल पॉइंट पर। ये अलग अलग उसके जो है नोमेनक्लेचर्स हैं। अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी बेटा। ये जो पॉइंट है, पॉइंट तो इसके पॉइंट्स हो सकते हैं यहां पर कुछ भी, से x1, y1, z1, एवरीवन। इस पॉइंट P के कुछ पॉइंट हो सकते हैं x2, y2, z2। ऐसे ब्रैकेट में हमेशा जो भी नंबर लिखे होंगे, पहला x, दूसरा y, तीसरा z होगा। यहां पर भी x, y और z होगा। ठीक है, पहला हमेशा x, दूसरा हमेशा y, तीसरा हमेशा z होगा। ठीक बेटे जी। अब यहां पर जो एरो लेंथ है उसे सुनिए सब लोग। एरो लेंथ आपको क्या बताता है? तो एरो लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड। एरो लेंथ क्या बताता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितना बड़ा वेक्टर होगा उतना ही बड़ा हमें एरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एरो लेंथ का सिग्निफिकेंस सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे आइडेंटिफाई होगा वहां पर चलते, लेकिन इस वेक्टर को लिखते कैसे हैं? इस वेक्टर को नाम क्या दिया जा सकता है? लेट अस सपोज दैट ये वेक्टर आर वेक्टर है बेटा। इसे ऐसे बोल्ड अक्षर में भी लिखा जाता है, ऐसे बोल्ड में, तो यहां पर इस तरह से बोल्ड में। समटाइम्स नॉट रिक्वायर्ड टू मार्क एन एरो ऑन द हेड बेटा, बस केवल बोल्ड में लिख दो तो भी उसका मतलब वो वेक्टर ही होता है। अब यहां पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझा देता हूं, जिसको अगर आपने ध्यान में रखा तो वेक्टर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जब हमें कोई भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो बेसिक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स, ठीक है, तो फॉर एक्स एक्सिस जब भी आप बात करेंगे बेटा फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस में यहां पर बात करेंगे, ऐसे एक्सिस लिख देते चलो फॉर एक्सिस। जब आप एक्स की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा यहां पर आई से। रिप्रेजेंटेशन किससे होगा बेटा? आई से। जब आप बात करेंगे वाई एक्सिस की, किसकी बात करेंगे बच्चों? वाई एक्सिस की, तो रिप्रेजेंटेशन होगा जे कैप से। और जब आप बात करेंगे, मैं यहां पर जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं, उसके लिए के कैप आ जाएगा। एक्सिस कौन सा है? एक्स, तो आप हमेशा उसके साथ क्या लिखोगे? आई। y के साथ j, z के साथ k। अब थोड़ा रुकते हैं, समझते हैं ये i j k है क्या। इन i j और k को बेटा i j एंड k दीज आर यूनिट वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगा यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर्स फॉर x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ओके, अंडरस्टूड? समझ गए यहां तक? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। मान लीजिए किसी ने कहा कि 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो पता है आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है 2i। क्या कहना चाह रहा है बेटा? 2i। कोई अगर आपसे कहे कि 2 मीटर अलोंग
2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस एंड 3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। इसे भी सुनिए, कोई बात नहीं। 2 मीटर कहां पर है? एक्स में। 3 मीटर कहां है बेटा? अलोंग वाई में। अब एक्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन है बेटा? आई, और वाई का रिप्रेजेंटेटिव कौन है बेटा? जे। तो क्या लिखोगे? इस वेक्टर को लिखा जाएगा, दिस आर वेक्टर इज 2i प्लस 3j। चमका? एवरीवन, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई तुमसे कहे कि 2 मीटर अलोंग एक्स हो गया बेटा, 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 3 मीटर बोल दिया मान लीजिए किसी ने आपसे अलोंग माइनस वाई एक्सिस, अच्छा नेगेटिव वाई में, और फिर बोल दिया मान लीजिए कि 4 मीटर अलोंग यहां पर जेड एक्सिस, तब वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? इस इंफॉर्मेशन को वेक्टर में लिखना है। इस इंफॉर्मेशन को किसमें लिखना है अपने को? वेक्टर में। अभी लिख देते हैं भैया। इस इंफॉर्मेशन को वेक्टर में लिखने के लिए भाई हमको क्या बोला है? 2 मीटर कहां है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम लिखेंगे 2i। यहां पे 3 मीटर है अलोंग माइनस वाई। माइनस वाई का मतलब है आप लिखोगे 3 और माइनस वाई के लिए लिखेंगे माइनस जे। माइनस वाई के लिए लिखेंगे माइनस जे, और जेड एक्सिस के लिए लिखेंगे बेटा यहां पर के कैप। तो इस वेक्टर को लिखा जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो मुझे बता दो, तो मैं जो है आपको और समझाऊंगा। कमेंट करना, कमेंट में बताना, ठीक है। यहां तक भी क्लियर है सबको बेटा? अब मान लीजिए अगर आपके पास एक एरो है, मान लीजिए आपके पास एक एरो है, यहां पे पॉइंट है x1, y1, z1। यहां पर बच्चों आपके पास एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा x2, y2 एंड z2, और यहां से लगाकर यहां तक इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरो का जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको हमेशा किस में लिखा जाएगा बेटा? मोड में। तो ओपी वेक्टर मोड में, या फिर इसको सिंपली ऐसे ओपी बोलो, या फिर ऐसे बोलो आर वेक्टर मोड में, या फिर सिंपली इसको आर बोलो। अब आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के बीच की अगर शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो उसका एक फॉर्मूला था बेटा, और वो फॉर्मूला था अंडर द रूट ऑफ, वो फॉर्मूला था बेटा अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एवरीवन, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इजंट इट एवरीवन? बहुत आसान है। एरो का लेंथ कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल थिंग। बस आप सामने देखो, आपको दिख रहा है कैसे लिखा है, किस तरह से लिखा है बेटा। तो यहां पे हमें ये क्लैरिटी आ गई कि सर अगर मुझे पॉइंट्स बता दोगे तो मैं वेक्टर भी लिख दूंगा, मुझे पॉइंट्स बता दोगे तो मैं वेक्टर भी लिख दूंगा, और मैं लिख दूंगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। भैया वेक्टर कैसे लिखेंगे? वेक्टर बेटा हमेशा लिखा जाएगा फाइनल पॉइंट्स माइनस इनिशियल पॉइंट्स, है ना। वेक्टर हमेशा क्या लिखा जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब तुम सब लोग बताओ इसमें कौन है फाइनल? फाइनल है हमारा P, और इनिशियल कौन है हमारा O। अब P के कोऑर्डिनेट देखो तो यहां पे लिखा जाएगा x2 माइनस x1। ये इंफॉर्मेशन किसकी है? x एक्सिस की, तो इसके साथ कौन आएगा? i कैप, अभी सिखाया पीछे। फिर क्या लिखोगे अगला? y2 माइनस y1, साथ में क्या लिखोगे? j कैप। फिर क्या लिखोगे बेटा? फिर लिखोगे z2 माइनस z1, साथ में क्या लिखोगे? क्या कैप। तो वेक्टर लिखना कैसे है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, क्या ये बात सबको समझ में आ गई एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, छोटी छोटी चीजें समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब एक एग्जाम्पल से, आप माही भैया की क्लास में, आप मेधावी की क्लास में, आप शून्य से शिखर तक जाने की क्लास में, तो कॉन्सेप्ट पर पकड़ तब होगी जब हमें उस पर एप्लीकेशन करना आएगा कॉन्सेप्ट का, और वही काम हम सीख रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक पॉइंट दिया से पॉइंट O, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 0, 2। एक पॉइंट है बेटा P, उसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, 1। मुझे आपसे चाहिए OP वेक्टर का वैल्यू कितना होगा। अगर मैंने लिखा बेटा ऐसे OP वेक्टर, इसका मतलब क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि O मेरा इनिशियल पॉइंट है बेटा और P मेरा
फाइनल पॉइंट है बेटा। अब किसमें से किसको माइनस करोगे ये विचार करो जरा, वीडियो को पॉज करो, सोचो। 3 माइनस 1 करना ठीक रहेगा या 1 में से 3 को माइनस करना ठीक रहेगा? कब मैं क्या लिख रहा हूं उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। मैंने लिखा ओपी वेक्टर, माने ओ मेरा स्टार्ट पॉइंट है और पी मेरा एंड पॉइंट है, ओ मेरा इनिशियल पॉइंट है और पी मेरा फाइनल पॉइंट है। तो यहां पे जो ओपी वेक्टर आपको लिखना है वो लिखना था 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप प्लस 1 माइनस 2, यहां पे आ जाएगा के कैप। कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है कि छोटे में से बड़ा, जैसा सिखा रहा हूं वैसा करना है, दैट्स ऑल। आपका आंसर गलत होगा ही नहीं, ठीक है। 3 माइनस 1 2i हो जाएगा बेटा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2j और ये क्या हो जाएगा माइनस का k। एवरीवन, अब सर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो, अब एक बात इसको ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड निकालना है तो i के साथ जो लिखा है वो, j के साथ जो लिखा है और k के साथ जो लिखा है, इन कोएफिशिएंट्स का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि वही तो यहां पर हुआ है बेटा। देखो जरा ध्यान से, x2 माइनस x1 और आपने वही तो किया, y2 माइनस y1 वही तो आपने किया, z2 माइनस z1 वही आपने किया। तो यहां पर मैग्नीट्यूड के लिए हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां लिखेंगे माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे यहां जरूर गलती कर देते हैं कि सर k के साथ माइनस है ना तो यहां पे प्लस की जगह माइनस है। ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर तो प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा। दैट इज वाई हमेशा मैग्नीट्यूड में बेटा सभी कोएफिशिएंट्स स्क्वायर करके ऐड कर दो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंदर आएगा अंडर रूट में 9, बाहर निकल जाएगा बेटा 3। रूट से बाहर जनरली दोनों साइन निकलते, प्लस 3b और माइनस 3b, लेकिन एरो की लेंथ नेगेटिव कभी होगी नहीं, इसलिए माइनस हम लेंगे नहीं, और यही कारण है कि उसे हम किस में रखते हैं बेटा, मोड में रखते हैं। क्या ये बात सबको समझ आई एवरीवन? बहुत छोटी 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 बेसिक चीजें बेटा, उन पर फोकस करते हैं, सीखते हैं। फिर एक एग्जाम्पल देता हूं आपसे। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, फिर मान लीजिए एक पॉइंट बी है, पॉइंट है 0, 0, 0 और ये पॉइंट है मान लीजिए बेटा कितना 2, 3, ठीक है 2, 3, और यहां पर हम बोलेंगे बेटा मान लीजिए 0, ठीक है 2, 3, क्या बोल दिया बेटा 0। अब आपको बताना है ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू बेटा? ए बी वेक्टर की। सबसे पहला काम ये पहचानने का है इनिशियल पॉइंट कौन है। ए हुआ इनिशियल और बी हुआ फाइनल। इससे पता है बेटा तुम्हें समझ आ जाएगा कि किसके कोऑर्डिनेट में से किसको माइनस करना है वेक्टर लिखने के लिए। तो जब यहां पर तुम लिखोगे ए बी वेक्टर तो तुम बोलोगे 2 माइनस 0 बेटा, क्या लिखोगे 2 माइनस 0 आई कैप, प्लस लिखोगे 3 माइनस 0 जे कैप और प्लस लिखोगे 0 माइनस 0 के कैप। इसको हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाना है, मेरा काम है आपको बेसिक से समझाते हुए एकदम एडवांस में लेकर जाना बेटा। यहां पर फाइनली ए बी वेक्टर को तुम लिखोगे 2i और प्लस उसे लिखोगे बेटा 3j। और अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुम कहोगे सर जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो j का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, माने कि आंसर कितना हो गया बेटा 4 प्लस 9, 9 और 4 क्या हो जाता है बेटा अंडर द रूट ऑफ 13। बोलो हाँ कि ना? इज दैट क्लियर? अब अगर मैं आपसे फिर एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, ठीक है, मतलब आप ये समझ रहे हैं किसी भी तरह का सवाल आपके सामने आ सकता है एंड यू कैन जस्ट फाइंड द वेक्टर बेटा, ठीक है, चुटकी बजाते काम हो जाएगा। यहां पे नेक्स्ट में मान किया कि एक पॉइंट है लेट से ए, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, देयर इज अनदर पॉइंट विच इज से बी और उसके कोऑर्डिनेट है बेटा 2, 1, मान लीजिए यहां पर 3। ओके एवरीबॉडी, अब मुझे आपसे चाहिए बेटा बी ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। क्या चाहिए मुझे आपसे? बी ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों बी ए वेक्टर का मतलब है, अब इसमें आपको बी और ए पहले पता लगाना पड़ेगा, इनिशियल कौन फाइनल कौन। इसमें बी होगा इनिशियल और ए होगा फाइनल, मतलब कि इस दफा इस 1 में से ये 2 माइनस होगा,
इस 2 में से ये 1 माइनस होगा और इस 3 में से ये 3 माइनस होगा। इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। तो बच्चों बी ए वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मैं बोलूंगा ए को फाइनल, ए का कोऑर्डिनेटिव 1, 1 माइनस 2 लिखा सबसे पहले, 1 माइनस 2 आई कैप, फिर मैंने लिखा बेटा अगला 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 साथ में जे कैप, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहां पे अगर मैं वैल्यूज लिखता हूं, अब आपके लिए देखिए थोड़ा सा मैं साइड होता हूं बेटा। सो वी हैव टू राइट, यहां पर 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा बेटा माइनस का आई कैप, और यहां पर 2 माइनस 1 हो जाएगा बेटा प्लस का जे कैप। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप बहुत सिंपली लिखोगे, और चाहे यहां पर आई के साथ माइनस 1 है बेटा, तब भी स्क्वायर यहां पर प्लस 1 ही आएगा, और जे के साथ तो प्लस 1 है ही सही, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट में 2 यूनिट इज द मैग्नीट्यूड। क्या यहां तक सबको समझ आया? इफ आई जस्ट गिव यू द कोऑर्डिनेट्स एंड इफ आई आस्क कि बताओ यार कहां कैसे कैलकुलेट करोगे वेक्टर को, तो समझ आ रही है बात? ठीक है, हो सकता है आप में से कईयों को लाइफ में पहली बार वेक्टर लिखना आया हो, लेकिन दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा। हम मेधावी की बात कर रहे हैं, हम हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए फिर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक सबने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सब लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अगर साथ साथ आप लोग बना रहे हैं नोट्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें पहला ही वेक्टर मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है बेटा जिसका? यूनिट वेक्टर। सब लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर, नाम से स्पष्ट है, इसके आगे क्या लिखा है बेटा? यूनिट, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, तो अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, अ वेक्टर विथ क्या हो जाएगा बेटा? अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 1। अब सुनो जरा ध्यान से, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कब होगा? मान लीजिए मैंने आपको एक वेक्टर दिया कि वेक्टर आर है, और वो वेक्टर आर मैंने आपसे कहा कि वो 12i है, लेकिन मुझे तो i चाहिए केवल। कैसे मिलेगा? तो आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैंने कहा कि एक वेक्टर मेरे पास 12i है और मुझे केवल i चाहिए, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड हमेशा कितना चाहिए बेटा? 1। मुझे मैग्नीट्यूड हमेशा कितना चाहिए? 1। तो इसके लिए आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया एक काम करते हैं, ये जो आपने वेक्टर लिखा है इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये 12 से डिवाइड हो जाए तो 12 से 12 कैंसिल होकर केवल i बचेगा। बोलो हाँ कि ना? तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैसे? आर कैप से। किसी भी वेक्टर में दो बातें होती, जैसे यहां पर 12 लिखा है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमेशा कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ये बस इतना सिंपल है। उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं बेटा, ये बस इतना सिंपल है। एवरीवन, एनी प्रॉब्लम? बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल करते हैं सर। मान लीजिए मैंने आपको एक वेक्टर दिया कि वेक्टर r इज इक्वल टू 3i प्लस मैंने बोल दिया बेटा यहां पर 4j। मुझे इसका यूनिट वेक्टर पता लगाना है। क्या पता लगाना है बेटा? इसका यूनिट वेक्टर। तो कैसे लिखोगे पता है? आपको लिखना है सर r वेक्टर इज इक्वल टू r का वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो r वेक्टर तो एज इट इज हो जाएगा 3i प्लस 4j, लेकिन बटे में क्या लिखोगे? बटे में लिखोगे इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब है इसको लिखा जाएगा बेटा यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 मिलकर के क्या अंडर रूट 25 हो जाएगा बेटा, और अंडर रूट 25 से 5 बाहर आएगा तो वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस 4j, और बटे लिखेंगे हम 5, यहां पर हो जाएगा गेम ओवर। बोलो यस और नो? यूनिट वेक्टर निकालना आ गया। कोई भी वेक्टर हो दुनिया का, कोई भी वेक्टर हो, मान लीजिए वेक्टर a इज इक्वल टू i माइनस का 2j और प्लस बोल दिया बेटा यहां पर 3 के। एवरीवन क्या बोल दिया जाए? यहां पर
लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके 2k कर देता हूं। अब सोचिए, और आपसे पूछा क्या है, a का यूनिट वेक्टर कितना होगा। तो बेटा जी a के यूनिट वेक्टर के लिए हम यहां पर लिखेंगे वेक्टर a डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर a जो दिया है एज इट इज, जो दिया है एज इट इज, राइट चैंपियंस, बटे में क्या लिखोगे उसका मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैं फिर दोहरा रहा हूं, j के साथ -2 लिखा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट के अंदर तो प्लस ही लिखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में जब आप स्क्वायर करोगे प्लस का भी या माइनस का भी तो कुछ बदलाव आने वाले नहीं हैं। तो यहां पर फाइनली आपको नंबर मिला बेटा i माइनस 2j प्लस क्या मिल गया बेटा 2k, और बटे में ये 4 4 8 और एक 9, अंडर रूट से 9 बाहर निकलकर 3 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एवरीवन क्लियर है बेटा? अब मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि मान लीजिए सर आपको हमने एक पॉइंट दिया O जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 1, 0, 2, एक पॉइंट है आपका P जिसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा 3, 2, 1, और हमें चाहिए यहां पर PO यूनिट वेक्टर। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? PO यूनिट वेक्टर। सब लोग सुनिएगा ध्यान से और इसे समझने की कोशिश करते बेटा कि कैसे निकलेगा। PO यूनिट वेक्टर का मतलब है PO वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो अब इसमें यह समझना पड़ेगा कि PO यूनिट वेक्टर में जो P है और जो O है उसमें कौन इनिशियल है और कौन फाइनल है। तो हमेशा जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होता है वो इनिशियल और जो सेकंड पोजीशन पे लिखा होता है वो फाइनल। तो O के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट माइनस होंगे बेटा। किसके कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे? O के कोऑर्डिनेट्स में से P के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे। हम यहां पर लिखेंगे वेक्टर डायरेक्ट बेटा 1 -3 लिखा बेटा मैंने 1 -3, बोलो यस और नो, I कैप प्लस आगे बढ़े बेटा 0 -2 मैंने लिखा J कैप, फिर यहां पे लिखेंगे प्लस 2 -1 मैंने लिखा K कैप। बटे में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए दोस्तों, बटे में हमें क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड। एक बार पहले PO एज इट इज लिख लो, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 -3 दिस इज माइनस का 2i, यहां पर बच्चे 0 -2 दिस इज माइनस का 2j, और यहां पर ये हो जाएगा प्लस का k। ओके, बटे में अब चाहे -2 हो लेकिन अंदर स्क्वायर रूट में तो प्लस ही आएगा, इसलिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बहुत सिंपल, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिनको समझना है बेटा। तो फाइनल आंसर वुड बी माइनस का 2i माइनस का 2j प्लस का k, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा? इसको देखते हैं सर, 4 + 4 + 1 यानी कि 8 + 1 दैट इज 9, और 9 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा 3। दिस इज द यूनिट वेक्टर PO बेटा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता व्हाट इज OP यूनिट वेक्टर, व्हाट इज OP यूनिट वेक्टर, अब इसमें OP यूनिट वेक्टर होगा बेटा O से P तक का वेक्टर बनाएंगे और बटे में हम क्या लिख देंगे यहां पर OP का मैग्नीट्यूड। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन लिखा है? O, और फाइनल पोजीशन पे कौन लिखा है बेटा? P। तो इसमें P हो जाएगा फाइनल, O हो जाएगा इनिशियल, मतलब P के कोऑर्डिनेट में से O के कोऑर्डिनेट माइनस होंगे। सेम वेक्टर आएगा विथ वन डिफरेंस, जहां जहां माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस। इसका मतलब चैंपियंस हम ये कह सकते हैं कि सर OP वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू माइनस ऑफ PO वेक्टर, एंड ऑल्सो वी कैन से OP वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू माइनस ऑफ PO यूनिट वेक्टर। ये बहुत गहरी दो बातें मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा। कैन वी गो अहेड? यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके PYQ का एक सवाल कराता हूं, C वेक्टर इज इक्वल्स टू, इस तरह से दिया हुआ है 0.3 I कैप प्लस लिखा है बेटा 0.4, यहां लिखा हुआ है J कैप, ओके, और प्लस लिख दिया बेटा यहां पर AK कैप, ओके। C इज ए यूनिट वेक्टर, क्या लिखा है बेटा इसको? C इज ए यूनिट वेक्टर। तब आपको बताना है कि A का वैल्यू कितना होगा। C अगर एक यूनिट वेक्टर है
तो ए का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान चीज है। कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। चैंपियंस गिवन क्या है, गिवन है c का वैल्यू इज इक्वल टू 1 और वो c का वैल्यू वेक्टर के हिसाब से कितना होगा, तो वेक्टर के हिसाब से हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर हो जाएगा a का स्क्वायर। एवरीवन, अब अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे बेटा, क्या करेंगे अपन यहां पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे ही आपने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करी आपको एक बात समझ आएगी, वो ये कि सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन इधर ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a का स्क्वायर। चैंपियंस, दिस वैल्यू इज 0.09 और ये 0.16, दोनों को जब आप जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा 0.25 और ये प्लस आ जाएगा a का स्क्वायर। यहां 0.25 1 में से माइनस होगा, जैसे ही 0.25 1 में से माइनस हुआ a का वैल्यू अंडर रूट में 0.75 आ गया। अंडर रूट में 0.75 का मतलब है बेटा अंडर रूट में 75 डिवाइडेड बाय 100। यहां से डेसिमल हटा दो, यहां से डेसिमल हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बात यह है कि ये जो अंडर रूट 75 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 और नीचे हम इस 100 रूट को तो बाहर 10 निकाल के लिख ही सकते हैं बेटा। तो a का वैल्यू आ जाएगा 25 का 5 बाहर 10 पहले से है और ये क्या हो जाएगा आपका √3, दिस विल बिकम 0.5 और √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73 जो फाइनली सॉल्व होके इसका आधा यानी कि 0.86 हो जाएगा। ओके, सबको समझ आया? सिंपल कैलकुलेशन की चीजें हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। अब यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, कहां पर यूज होगा यूनिट वेक्टर का ये भी आपको समझना पड़ेगा। यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अब यूज को समझते बेटा। कभी कभी क्या होता है, कोई वेक्टर सीधा सीधा ना दे करके इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि उसका वेक्टर वैल्यू क्या होगा। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, फोर्स इज इक्वल टू 25 न्यूटन एक्टिंग अलोंग, ठीक है, एक्टिंग अलोंग 3i प्लस 4j। तो आपको पूछा है बताइए f वेक्टर कितना होगा। अब f वेक्टर में दो बातें चाहिए। अगर f का वेक्टर बनाना है तो f के वेक्टर में दो बातें चाहिए बेटा, एक तो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए उसका डायरेक्शन। एक तो चाहिए बेटा यहां पर क्या, मैग्नीट्यूड, दूसरा चाहिए डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सवाल में दिया हुआ है, वो कितना है बेटा 25 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमें बोला गया है अलोंग। अलोंग का मतलब है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। अब अगर तुमने सीधा सीधा इंटू किया, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे जो गलती करते हैं, स्टूडेंट्स कॉमन फॉल्ट पहले बताता हूं बेटा, स्टूडेंट्स कॉमन फॉल्ट, वो क्या करते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, सर यहां लिखेंगे 25 इंटू कर देंगे सीधा सीधा 3i प्लस 4j। यार बेटा ये जो 3i प्लस 4j है ना, इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो तूने जैसे इसको इंटू किया, ये 25 के साथ इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो इंटू होकर के फोर्स की वैल्यू नहीं बदल देगा। मुझे तो फोर्स की वैल्यू नहीं बदलनी है, तो फिर क्या किया जाए, फिर किया क्या जाना चाहिए था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड 25 इंटू आपको लिखना था, मान लीजिए इसको कोई एक वेक्टर बोल दो r, तो यहां लिखना पड़ेगा r यूनिट वेक्टर, मतलब कि लिखना पड़ेगा 25 इंटू में r वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। अब जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बचेगा 1, और किसी भी चीज में 1 इंटू करो तो वो सेम ही रहता है, जैसे 25 इंटू 1 तो आंसर 25 रहेगा। हमें उसे वेक्टर बनाना है इन सच अ वे कि उसका मैग्नीट्यूड ना बदले बेटा। ओके, अब यहां पर देखते हैं जरा, तो 25 तो आपका एज इट इज रहेगा, इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका 3i प्लस क्या हो जाएगा 4j, और बटे में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं, मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। कैसे रे,
यहां पे 3 और 4 है ना, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, दोनों जोड़ करके 25, रूट में 25 का 5 बाहर, थोड़ा डायरेक्ट करें बेटा, तो ये 5 से कैंसिल होके 5 आया, तो यहां एफ वेक्टर का वैल्यू आ गया 15 आई कैप और प्लस हो जाएगा बेटा यहां पर 20 जे कैप। एवरीवन 15 आई कैप और प्लस यहां पर आ जाएगा 20 जे कैप। दिस इज हाउ यू शुड थिंक, सोचना पड़ेगा कि क्या यहां पर कमाल दिखाना था। तो यूनिट वेक्टर किसी भी मैग्नीट्यूड में इनटू होकर के उस मैग्नीट्यूड को वेक्टर में बदल देता है बेटा। जैसे मुझे फोर्स गिवन था और मुझे उससे बनाना था वेक्टर, तो मैंने यहां पर बना दिया इस तरह से बेटा। बोलो हां कि ना एवरीवन, क्लियर है? चलो अब यूज ऑफ यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर आता है बेटा, सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर, जिसका नाम है पैरेलल वेक्टर। क्या नाम है? या पैरेलल पर पहले से आपको बताते हैं कोप्लैनर वेक्टर। कौन से वेक्टर बेटा? कोप्लैनर वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स? कोप्लैनर वेक्टर्स। नाम से स्पष्ट है, को का मतलब होता है सह या एक, ठीक है। प्लेनर मतलब ये प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम प्लेन होगा, वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन बेटा, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन। जैसे मैं यहां पर एक प्लेन बना देता हूं, ये मेरा प्लेन हो गया कौन सा? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बेटा। तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एक्स वाई प्लेन। अब जितने मर्जी वेक्टर बनाओ, लेकिन जो होंगे कहां पे? आई और जे में, माइनस आई माइनस जे, प्लस आई प्लस जे, लेकिन कोई भी के में नहीं जाएगा। मान लीजिए एक वेक्टर यहां पर है ए, एक वेक्टर यहां पर है बी, एक वेक्टर यहां पर है सी, एक वेक्टर यहां पर है डी, एक वेक्टर यहां पर है ई, एक वेक्टर इस तरफ हो गया, मान लीजिए ऐसे, एक वेक्टर ऐसे हो गया। कुछ भी ड्रॉ कर दो, ये सब सेम प्लेन में होंगे बेटा, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाएगा? कोप्लैनर वेक्टर्स। क्या बोला जाएगा बेटा? कोप्लैनर वेक्टर्स। कोप्लैनर के बाद में यहां पर आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कोलीनियर। कौन से वेक्टर बेटा? कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, को का मतलब एक, लीनियर का मतलब है लाइन, यानी कि ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे हो उन्हें कोलीनियर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेम लाइन पर होंगे। कहां पर होंगे बेटा? सेम लाइन पर होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोलीनियर वेक्टर बोलेंगे। एक एग्जांपल से बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। मान लीजिए मैंने यहां पर एक वेक्टर बनाया इधर, ठीक है, ये मेरा वेक्टर ए है, यहां पर मैंने एक वेक्टर बना दिया इधर, ये मेरा वेक्टर क्या हो गया बेटा? बी हो गया। लेकिन एक वेक्टर मैंने यहां पे बनाया और ये वेक्टर मेरा सी हो गया। अब ये जो ए बी और ये सी जो है बेटा, इसमें से ए और बी सेम लाइन पर हैं, तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे बेटा? को लीनियर, क्योंकि वो सेम लाइन पर है और सी उससे कहीं अलग है, इसलिए सी को लीनियर की कैटेगरी में नहीं आएगा। सी को हम कोलीनियर की कैटेगरी में नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है बेटा यहां पर को इनिशियल वेक्टर्स या कॉन्करेंट वेक्टर्स बेटा, ठीक है ना। एक ही पॉइंट से अगर शुरू होंगे तो उन्हें को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाएगा बेटा। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब कि सबका सेम क्या होगा? सेम स्टार्ट पॉइंट होगा बेटा। क्या होगा? सेम स्टार्ट पॉइंट होगा। ए यहां से शुरू हुआ, बी यहीं से शुरू होगा, सी यहीं से शुरू होगा। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर को इनिशियल्स बिकॉज दे ऑल स्टार्ट विद द सेम पॉइंट बेटा, ठीक है। अंडरस्टूड? तो को प्लानर समझ आया, को लीनियर समझ आया, को इनिशियल समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ, जिसका नाम है यहां पर फोर्थ, जिसे हम कहेंगे बेटा पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। अब कोई भी दो वेक्टर से, मान लीजिए आपके पास है वेक्टर ए एंड दूसरा है आपके पास एक वेक्टर बी, आर पैरेलल। ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? पैरेलल। इफ करके क्या कहना चाह रहे हैं उसे सुनिए। दे हैव टू सेटिस्फाई टू कंडीशंस। कोई भी दो वेक्टर के आपस में पैरेलल होने की पहली शर्त है, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। दे मस्ट हैव
सेम डायरेक्शन, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। मतलब अगर ए इस तरफ है तो बी को भी इधर ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए मेरा इधर है तो बी कहीं और किसी डायरेक्शन में चला जाए, तो फिर ये पैरेलल तो बिल्कुल नहीं हुए बेटा। तो क्या कहना पड़ेगा, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। हमेशा एक्स एक्सिस में ये जरूरी नहीं है, एक एक्स में दूसरा यहां पर जो है एक्स में होगा। अगर एक एक्स वाई दोनों में है तो दूसरा भी एक्स वाई दोनों में होगा। इज दैट क्लियर? कुल मिलाकर के एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में। और दूसरी जो कंडीशन है बेटा वो कि वन वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर। माने यहां पर ये m क्या है, इस m का पहला है कंडीशन ये नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है बेटा ये होना चाहिए स्केलर, और तीसरा कंडीशन है ये होना चाहिए पॉजिटिव। अगर जीरो हुआ तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो कर देगा, स्केलर नहीं हुआ और वेक्टर हुआ तो मल्टीप्लिकेशन की पूरी कहानी बदल जाएगी, और अगर नेगेटिव हुआ तो फिर ये वेक्टर की डायरेक्शन बदल देगा। इसलिए दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल है तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का m गुना होगा, जहां पर m पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से छोटी कुछ भी संभव है बेटा, ठीक है। तो बस m का वैल्यू यहां पर क्या होगा, m का वैल्यू होगा ऑलवेज मोर देन जीरो। m इज ऑलवेज मोर देन जीरो, मैंने लिख दिया बेटा यहां पर। मोर देन जीरो का मतलब है हमेशा पॉजिटिव, मोर देन जीरो का मतलब है बेटा हमेशा, ठीक है। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा रिवर्स कंडीशन लगा दी, m ऑलवेज मोर देन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। m हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो से बड़ा होगा। इस तरह से आपको यहां पर देखना है, ठीक है। अब इसी कंडीशन से मान लीजिए यहां पर वेक्टर a है, और वेक्टर a में एक बात है कि सर ये a1 i कैप है, प्लस यहां पर ये a2 j कैप है, और प्लस यहां पर ये आपका a3 k कैप है। फिर यहां पर वेक्टर b है और उसमें यहां पर b1 i कैप है बेटा, b2 j कैप है बेटा, और ये हो गया आपका b3 k कैप। तो यहां पर अगर a और b आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो a1 बटे b1 इज इक्वल टू a2 बटे b2 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू a3 बटे b3। ये कंडीशन है बेटा, दिस इज द कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स विच आर इन पैरेलल। ओके, तो यहां पर अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो उनके लिए क्या कंडीशन सोच के रखनी है, समझ आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। अब आइए जरा एक एग्जांपल करा देता हूं जल्दी से। एग्जांपल के तौर पर वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस j और प्लस लिखा है बेटा 2k, अनदर वेक्टर विच इज b इज इक्वल टू i इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, i माइनस यहां पर लिखा बेटा अल्फा j और प्लस क्या लिख दिया बेटा k, और लिखा है कंडीशन है कि a इज पैरेलल टू b। तो फाइंड आउट करिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट करिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा। नाउ इट इज वेरी सिंपल। अगर ये आपस में दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों आपस में हैं पैरेलल, तो इनके कोएफिशिएंट का रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल होना चाहिए। माने कि यहां पर अगर इस वेक्टर के लिए आप बात करोगे, a1 कौन होगा बेटा, 2 होगा, a2 कौन होगा बेटा, -1 होगा, a3 कौन होगा बेटा, 2 होगा। यहां पर इस वेक्टर के लिए b1 कौन होगा, 1, b2 कौन होगा माइनस अल्फा, b3 कौन होगा बेटा 1। तो वैल्यूज रखते हैं अपन बस कंडीशन के हिसाब से। a1 बटे b1 इज इक्वल टू a2 बटे b2 इज इक्वल टू a3 बटे b3। अब आपस में इन दोनों को कंपेयर करो कि इनको करो, अल्फा आ जाएगा। तो 2/1 इज इक्वल टू 1 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड हियर इज द आंसर। ओके, सबको समझ आया? बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के हमारा काम यहां पर बन जाता है बेटा, ठीक है। अगर m का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो a एंड b विल बिकम एंटी पैरेलल टू ईच अदर।
फिर वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और वहां पर हम उन्हें एंटी पैरेलल वेक्टर्स का नाम देंगे। शर्त और कंडीशन एग्जैक्ट सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं है, यानी कि न्यूमेरिकल आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। एमएस मॉड्यूल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहां से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके और ज्यादा डेप्थ में स्ट्रेंथ बना पाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, मेरा काम है अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, दैट टू विद द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल। मैं हर एक सवाल के हर एक कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद एक सवाल करा रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे सोचना है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फिजिक्स को तब सीखा जा सकता है जब आपके पास कॉन्सेप्ट पता चल जाए और उसे कैसे अप्लाई करना है ये पता चल जाए। तो सबको कहानी समझ आ गई बेटा। ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इनमें स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर में वेक्टर का नाम आता है बेटा, कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्सियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इनके लिए बस डेफिनेशन है डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन या अलोंग एक्सिस बेटा, ठीक है ना। और हमेशा मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब ऑलवेज कहां पर होते हैं बेटा, ये ऑलवेज मतलब ऑलवेज होते हैं अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल में पार्टिकल घूम रहा हो, किसमें घूम रहा हो बेटा, सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा हो, ये सेंटर हो। अब ये जो पार्टिकल है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम बनाते ऐसे हैं, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन में, अभी तुम कॉपी में डायग्राम बनाओ ये वाला, और कॉपी में डायग्राम बना के फिर क्या करो बेटा उस पे, है ना, जैसे मान लो ऐसे घूम रहा है तो उंगलियां ऐसे घुमाओ तो ये अंगूठा आएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा। तो ओमेगा, अल्फा, थीटा ये सब क्या है, एक्सियल वेक्टर है बेटा। तो यहां पर आपको मैं एग्जांपल में बता देता हूं कौन कौन, ओमेगा हुआ, अल्फा हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, टॉर्क हुआ, दीज आर एक्सियल वेक्टर्स बेटा। ये कहां पर होते हैं, अलोंग एक्सिस होते हैं, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, तो इनका नाम होता है एक्सियल वेक्टर्स। इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी बेटा नहीं। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करते हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या है बेटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पर जब आप जाएंगे, जंप करेंगे, तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे बेटा कि वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होता है और उस एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में यहां पर आर उसका मैग्नीट्यूड है और थीटा उसकी डायरेक्शन है। आर है बेटा मैग्नीट्यूड और थीटा है उसकी डायरेक्शन। अब इस वेक्टर को अगर आप देखते हैं, मान लीजिए अगर ये लिखा हो किसमें बेटा, ये 2D वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है ये, 2D वेक्टर है। पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, हम 2D वेक्टर की चर्चा कर रहे हैं। मैं मेंशन कर देता हूं, पहला वी आर टॉकिंग अबाउट 2D वेक्टर। तो ये जो टिप होगा, मान लीजिए ओरिजिन है तो ये तो 0,0 हो गया, और अगर ये टिप है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा x, y, क्योंकि z हो नहीं सकता है। z अगर होगा तो वेक्टर 3D में हो जाएगा। हम अभी चर्चा किसकी कर रहे हैं बेटा, 2D की। इसका मतलब है कि सर अगर मैं इस हेड से ये परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करूं तो यहां से लगाकर यहां तक की इस दूरी को क्या हम x बोल सकते हैं बेटा, और यहां से लगाकर अगर एक मैं परपेंडिकुलर इधर y एक्सिस पर ड्रॉ करूं हेड से परपेंडिकुलर, तो इस दूरी को मैं y कह सकता हूं। बोलो हाँ कि ना। अब एक ट्राइंगल दिख रहा है दोस्तों, अपन सब लोगों को क्या दिख रहा है, ट्राइंगल, ये यहां पर, ये यहां पर और ये यहां पर, ऐसे वी कैन सी अ ट्राइंगल। और उस ट्राइंगल में मैं आसानी से रूल लगा सकता हूं। मैं रूल लगा सकता हूं कॉस थीटा, मैं रूल लगा सकता हूं साइन थीटा। सुनिएगा, जब आप कॉस थीटा लगाएंगे और जब आप साइन थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या उसे x बाय आर लिखना पड़ेगा बेटा। और जब आपने x बाय आर लिखा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, r कॉस थीटा हो जाएगा। ओके।
और अगर साइन थीटा रूल लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा आ जाएगा। यह हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसको समझाने का मेरा एक सिंपल तरीका है, एक छोटा सा जुगाड़ है, उससे मैं समझाता हूं। आप इसे देखिए जरा। मेरे पास ये दो पेंसिल हैं, मेरे पास ये दो पेंसिल हैं, और ये दोनों पेंसिल मान लो इसी आर को रिप्रेजेंट करें जो यहां पर आपके पास सवाल में है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है बेटा, इस हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल है थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट टूट सकते हैं, एक टूट कर थीटा के पास आएगा, देखो ये आ रहा है, जो थीटा के पास आया वो होगा आर कॉस थीटा, और जो इस थीटा से दूर जा रहा है वो हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। एवरीवन, जो यहां पर इस आर के दो कंपोनेंट है, इसमें एक्स भी है इसमें वाई भी है, जो टूट कर कहां आ रहा है, थीटा की तरफ आ रहा है, वो हमेशा कॉस होगा, और जो टूट कर थीटा से दूर जा रहा है वो हमेशा साइन होगा। ये याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है बेटा, इससे कभी भी आप चीजें गलत नहीं करेंगे। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके देखें तो हमें समझ में आती है सर, एक चीज हम और बोल सकते हैं कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, या फिर आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। कंपोनेंट लेना इतना आसान है, क्या ये बात सबको समझ आ रही है बेटा? अब मैं इस पर थोड़ा सा एक दो चीजों की प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। यहां पर जल्दी से देखिए जरा, मैंने एक यहां पर फोर्स लिया बेटा 10 न्यूटन, और ये वाला एंगल मैंने बोल दिया बेटा 60 डिग्री। अब आपसे पूछा है इस फोर्स का एफ एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट और एफ वाई यानी कि वाई कंपोनेंट कितना होगा, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है और इसके लिखना है हमें आई जे के की टर्म्स में, इट इज वेरी इजी टू राइट दिस डाउन। क्या करना है, सबसे पहले सर एक्स में अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो कंपोनेंट टूटकर एक्स में आएगा उसको हम बोलेंगे थीटा की तरफ, और थीटा की तरफ अगर आ रहा है तो वो तो cos 60 हो जाएगा। थीटा की तरफ आने वाला मतलब cos 60, तो भैया उसको लिखना पड़ेगा ये 10 होगा, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा, यहां पर ये 5/2 होगा, यानी कि 5 न्यूटन होगा। अब चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो इस एफ एक्स को, चूंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव यूनिट वेक्टर आई कैप है, ये तो मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 आई कैप। सिमिलरली अगर एफ वाई चाहिए बेटा, अब वो क्या करेगा, ये जो वेक्टर है ये यहां से टूटेगा और टूटकर थीटा से दूर जाएगा, और थीटा से दूर जाने का मतलब कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। तो यहां पर ये हो जाएगा 10, यहां पे होगा साइन 60, और बच्चों 10 तो एज इट इज है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो आंसर आ गया कितना, 5√3 न्यूटन। लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है बच्चे, वेक्टर फॉर्म में, तो यह आंसर हो जाएगा आपका 5√3 यहां पर जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है बेटा, जे कैप होता है। क्या यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ रही हैं एवरीवन? एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते बेटा, एक और एग्जांपल लेते, उससे आपको और क्लैरिटी होगी। भैया यदि अगर हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हो, मान लीजिए हमें इस तरह का एक वेक्टर दिया हो जिसमें इस दफा एंगल हमें x से ना दे करके किससे दे दिया जाए बेटा, y से दे दिया जाए। एंगल कहां से दे दिया जाए, y से। सुनिए जरा, ये वाला एंगल है आपका 37 डिग्री, और ये अभी भी वही फोर्स है आपका 10 न्यूटन, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। बहुत सिंपल एनालिसिस है, बहुत सिंपल कहानी है। मैं अभी भी आपसे कैलकुलेशन में चाहता हूं कि बताओ एफ एक्स क्या होगा और बताओ एफ वाई क्या होगा, ठीक? तो बच्चों फिर से जब हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां पे ये जो 10 है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक कंपोनेंट x में आएगा और एक कंपोनेंट आपका y में आएगा। जो x में आ रहा है इस दफा इस 37 से वो दूर जा रहा है, हमेशा y वाला साइन होगा और x वाला कॉस होगा, ये जरूरी नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि x और y का लेना देना नहीं है साइन और कॉस के साथ। साइन और कॉस आता है
एंगल के पास जा रहे हो कि एंगल से दूर जा रहे हो। यहां पर अगर मैं लिखता हूं fx तो मैं इस एंगल 37 से दूर जा रहा हूं, इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा 10 और यहां पे आएगा साइन 37। अब आपने लिखा सर 10 और साइन 37। अब साइन 37 की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो होती है बेटा 3/5। तो ये हो जाएगा आपका 5 से 2 दाना चला गया, 3 दूनी हो गया 6 न्यूटन। बोलो यस और नो। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो fx इक्वल टू 6 i कैप, fx इक्वल टू 6 i कैप। यहां पे बेटा अगर आपको लिखना है fy तो ये हो जाएगा 10, यहां पे लिखना पड़ेगा cos 37 और cos 37 का मतलब होता है बेटा 4/5। ये सॉल्व करके आंसर आएगा 8 न्यूटन, और 8 न्यूटन मतलब ऊपर आ रहा है ना, इधर मतलब प्लस आई, ऊपर मतलब प्लस जे, इधर लेफ्ट में मतलब माइनस आई, नीचे मतलब माइनस जे। ये थोड़ी कुछ चीजें हैं, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लिखकर समझा भी देंगे। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा 8j। इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 6i प्लस 8j। क्या ये क्लैरिटी यहां तक हो गई बच्चे? एवरीवन बहुत बढ़िया से समझ आया, सारी बातें समझ आई, कोई परेशानी की बात नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, आओ जरा आगे बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल आपको इस तरह का दे दिया जाए, मान लीजिए यहां पर वेक्टर्स बनाए हो और वो वेक्टर ऐसे लिखा हो, वेक्टर ऐसे लिखा हो, वो है आपका 5 न्यूटन का वेक्टर बेटा, और वो यहां से 53 डिग्री एंगल पर हो। कितने पर हो बेटा? 53 डिग्री एंगल पर हो। अब ये आपको पता है कि माइनस एक्स एक्सिस है, ये आपको पता है कि बेटा प्लस वाई है, इधर नीचे आपको पता है बेटा माइनस वाई होता है, और इधर राइट में आपको पता है बेटा प्लस एक्स होता है। मैं आपको यहां पर साइड में नोट पॉइंट करके समझा देता हूं, इससे आप याद रखेंगे हमेशा। इस तरफ कोई भी वेक्टर मतलब प्लस आई होगा, इस तरफ कोई भी वेक्टर मतलब वो माइनस आई में लिखा जाएगा, ऊपर कोई भी वेक्टर मतलब वो प्लस जे में लिखा जाएगा, और नीचे कोई भी वेक्टर मतलब वो माइनस जे में लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां पर स्क्रीन से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, स्क्रीन से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ कोई भी वेक्टर मतलब वो प्लस के होगा, और स्क्रीन से परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ कोई भी वेक्टर मतलब वो माइनस के होगा। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह से, तब आप जाकर के इसको समझ पाएंगे बेटा, अदरवाइज तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, ये जो डैश डैश वाली लाइन है ये स्क्रीन से परपेंडिकुलर, मतलब आपकी जो कॉपी है ना, वहां कॉपी से बाहर आ रहा है ये प्लस के, और कॉपी के अंदर जा रहा है माइनस के, ऐसे सोचना होता है। इसमें आपसे मुझे चाहिए बताइए, एफ को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो कैसे आप लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में कैसे आप इसे लिखेंगे? तो सबसे पहला काम है भैया, इस 5 न्यूटन का x कंपोनेंट निकलेगा और इस 5 न्यूटन का y कंपोनेंट निकलेगा। एवरीबॉडी, तो जब आप यहां पर लिखोगे तो सबसे पहला fx होगा, और fx में आपको लिखना पड़ेगा 5, और जब आप fx लिखोगे तो आप इस 53 के पास आ रहे हो। कहां आ रहे हो? 53 के पास, और पास आने का मतलब है उसे लिखा जाएगा cos 53 डिग्री। एवरीवन, तो हम लिखेंगे इसको 5 cos 53, cos 53 होता है बेटा यहां पर कितना? 3/5। तो ये उत्तर कितना हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा यहां पर 3 न्यूटन। लेकिन अगर इसको लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा माइनस का 3i। क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का 3i। कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये 5 का कंपोनेंट किधर की तरफ जा रहा है बेटा? माइनस एक्स में, और माइनस एक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? माइनस आई का होगा, इसलिए माइनस 3i हो गया। अब हमें चाहिए बेटा यहां पर एफ वाई, तो जब y कंपोनेंट देखोगे तो वो टूट करके इस 53 से कहां जा रहा है बेटा? दूर जा रहा है। 53 से दूर जाने का मतलब है यहां पे इनटू में आएगा साइन 53, और ये 5 एज इट इज होगा, साइन 53 4/5 होगा, ये वैल्यू बचेगी 4 न्यूटन। लेकिन ये कहां है बेटा? ये ऊपर है कि नीचे? ये ऊपर है, और ऊपर है मतलब प्लस जे, ऊपर है मतलब प्लस जे। तो इसे लिखा कैसे जाएगा? एफ वाई इज इक्वल टू 4j कैप। ओके, तो फाइनली दिस वेक्टर विल बिकम, ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 3i और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? 4j। यू गॉट माई पॉइंट? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आपको समझ में आ गए बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि वेलोसिटी
इज इक्वल टू, यहां पर ऐसे लिखिए बेटा 50 मीटर पर सेकेंड एंड वन ऑफ इट्स rectangular component is say वो बोल दिया गया 25√3 मीटर पर सेकेंड। अदर कंपोनेंट कितना होगा, तो बेटा जी हमेशा याद रखने का है कि टोटल वैल्यू और कंपोनेंट्स के बीच में एक रिलेशन है। टोटल वैल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का होल स्क्वायर। दिस इज द ट्रिक। कंपोनेंट के इंडिविजुअल कंपोनेंट का होल स्क्वायर का सम टोटल इज इक्वल टू टोटल वैल्यू का होल स्क्वायर। अब टोटल वैल्यू आपको गिवन है 50 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन ऑफ द कंपोनेंट बोला है, ये नहीं बोला कि x कंपोनेंट इतना है कि y कंपोनेंट इतना है, तो किसी को भी x मान लो और किसी को भी y मान लो। तो अगर मैंने इस 25√3 को x मान लिया बेटा तो इसका होल स्क्वायर होगा प्लस यहां पर y का स्क्वायर होगा, बोलो हाँ कि ना। अब इस 50 के होल स्क्वायर को क्या मैं 25 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल ठीक बात है। इसको इक्वल टू के इस तरफ लेकर आइए तो ये हो जाएगा 25√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। यहां से 25 स्क्वायर बाहर आ जाएंगे बेटा, तो 25 का स्क्वायर बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। अब 4 माइनस 3 तो कितना हो गया? 4 माइनस 3 हो गया बेटा यहां पर इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो वी वाई का वैल्यू सॉल्व करके आंसर कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। वन ऑफ द कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, समझ आया सबको? वन ऑफ द कंपोनेंट कैलकुलेट करने का तरीका सबको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो बेटा तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की अगली कहानी में। ठीक है, कि कोई भी कंपोनेंट जो है अगर 3D में लेना हो तो कैसे लिया जाएगा। अभी हमने बात किसकी करी थी बेटा? यहां पर हमने चर्चा करी थी यहां पे 2D वेक्टर की। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 3D वेक्टर बेटा। ठीक है, तो सेकेंड कैटेगरी में मैं जा रहा हूं जिसको हम बोलेंगे 3D वेक्टर। और 3D वेक्टर में ही हमें यहां पर समझ में आता है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। हमें यहीं पर पढ़ने हैं कौन बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस। केवल कॉस कंपोनेंट्स हम लेंगे और वही डायरेक्शंस को बताते हैं, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस हम इसे कहते हैं बेटा। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर हो, मान लीजिए एनी गिवन वेक्टर। अब यहां पे इसको हमने x कहा, इसको हमने z कहा और इसको हमने y कहा। एनी वेक्टर विच इज इंक्लाइंड एट सम एंगल। ठीक है, कोई भी वेक्टर लिया, मान लीजिए r, और वो वेक्टर r x से अल्फा एंगल पर है, y से बीटा एंगल पर है और z से गामा एंगल पर है। ऐसे 3 एक्सेस है, x, y और z, और एंगल यहां पर देखो ये वेक्टर ऐसा होगा। तो ये क्या कर रहा है? x से अल्फा एंगल पर, y से बीटा एंगल पर, z से गामा एंगल पर। ये ऐसे कहीं तो इंक्लाइंड होगा। 3 यहां पर इस तरह से एक्सेस होंगे लाइक दिस। ओके, अब ये पूरी एनालिसिस को समझ लेने के बाद में हमें यहां पर समझ में यह आता है कि सर अगर किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर अल्फा की किसी भी एंगल की तरफ जाता है, जैसे ये वाला कंपोनेंट टूट कर आएगा कहां पर? एक्स की तरफ, मतलब अल्फा की तरफ, तो इसका जो पहला डायरेक्शन कोसाइन है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे अपन इसको? डायरेक्शन कोसाइन फॉर एक्स एक्सिस, और उसे हम बोलेंगे बेटा कॉस ऑफ अल्फा। क्या बोलेंगे बेटा? कॉस ऑफ अल्फा, और वो हो जाएगा x बटा आर। क्या हो जाएगा बेटा? x बटा आर, क्योंकि x को लिखा जा सकता था r कॉस अल्फा, इसलिए कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? x बटे आर। सिमिलरली अब मैं बाकी दोनों के लिए लिख देता हूं बेटा। सिमिलरली y एक्सिस के लिए अगर आप बात करेंगे तो y एक्सिस के लिए हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा, और वो हो जाएगा y बाय आर। और फिर सिमिलरली अगर मैं z एक्सिस के लिए बात करूं बेटा तो वो हो जाएगा यहां पर कॉस ऑफ गामा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा z बाय आर।
जहां पर आर क्या है, आर वेक्टर अगर हुआ तो उसमें एक्स आई कैप होगा, उसमें वाई जे कैप होगा, उसमें जेड के कैप होगा, और इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें बेटा तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। देखो आर का मैग्नीट्यूड क्या होता, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। हमने अंडर रूट हटा दिया तो आर पे भी स्क्वायर लगा दिया। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा एवरीवन। ये बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी बात थी, यहां तक सबको समझ आई। अब थोड़ा सा हम और समझते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन सभी डायरेक्शन कोसाइंस का अगर हम स्क्वायर करके सम करेंगे, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एल, वाई के लिए हम बोलते हैं एम, और एन जेड के लिए हम बोलते हैं एन बेटा, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है बच्चे, प्रूव करना है। तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर सम 1 के बराबर आता है, दैट वी हैव टू प्रूव। अब प्रूव करने का बहुत सिंपल तरीका है, ये आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन हो गए 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 बेटा। इन सभी को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दे, क्या कर दे, स्क्वायर करके ऐड करें, तो कॉस को स्क्वायर करके ऐड किया प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। अब समझना, ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर होकर आपस में ऐड होंगी और राइट हैंड साइड स्क्वायर होकर आपस में ऐड होंगी। तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर डिवाइड में आर का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड में आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइड में आर का स्क्वायर। एवरीवन थोड़ी देर के लिए मैं होता हूं गायब, आप स्क्रीन को एंजॉय करें और समझें। यहां पर वैल्यू आ जाएगी बेटा, नीचे सबका सम टोटल लेते हैं अपन, तो ये एलसीएम आ गया आर स्क्वायर, ऊपर बचा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और ये तो क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये रहा। और कॉस अल्फा को ही हम क्या कहते हैं, कॉस अल्फा को ही एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम कहते हैं, कॉस गामा को एन कहते हैं, इसलिए एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमें क्लैरिटी मिल गई और समझ में आ गया और प्रूव भी हो गया बेटा, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर 3D में है, एक बहुत बड़ी आउटकम यहां से हमें मिल रही है कि कोई भी वेक्टर अगर किस में होगा बेटा, 3D में होगा, तो उसके तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल्स हैं वो इसी तरह से हो सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। अगर कोई भी सेट ऑफ एंगल 1 नहीं बना रहा है, इसका मतलब वो सेट ऑफ एंगल्स पॉसिबल नहीं है, वो सेट ऑफ एंगल पॉसिबल नहीं होंगे बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको बात समझ में आ गई? आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक रिलेशन भी पढ़ के रखा हुआ है सर, हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू भी 1 होगा बेटा। तो यहां से कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और सिमिलरली साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखा जा सकता है। तो पीछे वाली जो इक्वेशन है बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, उसी में वी कैन पुट दिस वैल्यू एंड वी कैन रिप्लेस, ठीक है। तो यहां पे 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा 1 माइनस क्या बेटा यहां पर आपका साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3। 3 में से ये 1 इस तरफ आएगा तो बचेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तीनों जब उधर जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस जो है बेटा उनका सम टोटल, स्क्वायर का सम टोटल 1 आता है, लेकिन अगर साइन स्क्वायर का सम टोटल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 1 की जगह पर 2 आ जाती है। यह भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है एवरीवन, चलिए अब सिंपली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं बेटा। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, वेक्टर आर विच इज इक्वल टू से 2i प्लस बोल दिया बेटा 2j और माइनस बोल दिया k। अब आपको यहां पर बोला है फाइंड, क्या बोला है बेटा, फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा। फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा, इन तीनों के वैल्यूज क्या होंगे। देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर कॉस ऑफ अल्फा का मतलब होता है x बटे आर, और जो x है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ i। क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ i। माने कि गिवन वेक्टर में जो i के साथ लिखा है वो x होगा हमेशा। तो हम यहां पर लिखेंगे सर कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू i के साथ कौन लिखा है 2, तो ऊपर लिख दो 2, और इसका मैग्नीट्यूड ऊपर ही निकाल के रख लो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर कम्स आउट टू बी 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहां पर 1 बेटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 9, और 9 से बाहर क्या निकलेगा 3 एवरीवन। तो यहां बटे में लिख दिया बेटा 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 2/3। बोलो चैंपियंस। कोई तुमसे पूछे कि बताइए कॉस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कॉस बीटा के लिए हमें लिखना होता है बेटा y डिवाइडेड बाय r, और जो y होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ j। j के साथ जो लिखा होगा, यहां j के साथ कौन लिखा है फिर से 2, j के साथ फिर से कौन लिखा है बेटा 2, तो j के साथ अगर 2 लिखा हुआ है तो वैल्यू लिखेंगे अपन यहां पे क्या, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू भी क्या, सॉरी बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, बीटा की वैल्यू फिर से यहां पर आ जाएगी कॉस ऑफ इनवर्स 2/3। इज दैट क्लियर। अगर सिमिलरली हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए कॉस ऑफ गामा, वो हो जाएगा z बटे आर, और z यहां पर होगा -1 डिवाइडेड बाय r होगा बेटा 3, तो हमें यहां पर गामा भी पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन। तो हाउ टू गेट द एंगल वैल्यूज, क्या ये समझ आ रहा है बेटा, हाउ टू गेट द एंगल वैल्यूज, क्या ये सबको समझ आ रहा है। बेसिक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना अपने को, और उससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक भैया, तो एंगल फाइंड आउट करना आ गया बेटा। ठीक है, अब यहां पर आपको बोला है इफ कंपोनेंट ऑफ ए along x, y and z is equal, then find ax, मतलब then find ax। ओके, कोई एक वेक्टर है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस इज इक्वल। तीनों एक्सिस पे कंपोनेंट इक्वल होने का मतलब है, देखो गिवन है ax इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू az। अब तीनों एक्सिस पे कंपोनेंट तब इक्वल हो सकते हैं जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हो जाए बेटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, गामा। क्योंकि निकालना क्या है, निकालना है ax, और ax मने की अपने को निकालना है a cos अल्फा। तो मुझे पता पड़ जाए कि cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो a तो मेरा मैग्नीट्यूड है ही सही, आंसर आ जाएगा। अब हमने कैसे डिसाइड किया, तीनों कंपोनेंट तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब तीनों एंगल इक्वल हो जाए बेटा। तो यहां पर वैल्यू हमने लिख ली, तो हमें पता पड़ा कि सर हमें मालूम है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन चूंकि यहां पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस यहां पे भी हम लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस यहां पर भी हम लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कहते ये कैसे हो रहा है भैया, यार बहुत सिंपल चीज है, ये ऐसे हो रहा है क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हो गए, इसलिए 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1।
तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, तो बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई 1/√3। तो जो मुझे रिक्वायर्ड कंपोनेंट ax उसकी वैल्यू हो जाएगी a/√3। दिस इज माय आंसर। खत्म सवाल। समझ गए कि नहीं? तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो 110% आपके आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे बेटा, और आपको गलती भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक एग्जांपल और बोलता हूं। मान लीजिए फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल्स आर गिवन फॉर अ वेक्टर इन 3D। क्या यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं कि नहीं? अल्फा, बीटा और गामा। एक एंगल दिया 30, एक एंगल दिया 45, एक एंगल दिया 60। एक दिया बेटा 45, फिर एक दिया बेटा 45, फिर एक दिया बेटा 60, फिर दो दे दिए बेटा 30 और एक दे दिया बेटा 45, फिर दो दे दिए बेटा 60 और एक दे दिया बेटा यहां पर 45। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल इज पॉसिबल फॉर अ वेक्टर इन 3D? अब हमें पता है सर कि अगर अल्फा के ये एंगल्स हैं, बीटा के ये और गामा के ये हैं, इनमें से वो सेट ऑफ एंगल्स पॉसिबल होंगे जिनके डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर सम कितना हो जाए बेटा? इक्वल टू 1 हो जाए। एवरीवन ठीक है? तो हमें पता है सर कॉन्सेप्ट कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो पहले ऑप्शन के लिए ट्राई करते हैं, सेट करते हैं, चेक करते हैं बेटा। कॉस ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस यहां पर कॉस ऑफ 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री का होल स्क्वायर। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। कॉस 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। चेक किया बेटा, ये तो 3/4 आ जाएगा प्लस ये 1/2 आएगा और ये भी 1/4 आएगा। एलसीएम ले लें सबका, 4 एलसीएम लिया। 4 जब मैंने एलसीएम लिया तो यहां वैल्यू आ गई बेटा 3, यहां वैल्यू आ गई 2, यहां वैल्यू आ गई 1। 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6, 6/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि पहले वाला सेट पॉसिबल नहीं है। पहले वाला सेट पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप चेक कर सकते हो फॉर सेट 2, फॉर सेट 3। अब मैं सीधा चेक करके बताता हूं सेट 4 के लिए बेटा। जब आपने चेक किया फॉर सेट 4, आप लिखेंगे सर cos 60 का होल स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे बेटा cos 60 का होल स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे बेटा यहां पर cos 45 का होल स्क्वायर। चेक करते हैं, cos 60 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अगेन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 1/√2 का होल स्क्वायर। बेटे ये 1/4 आएगा, ये 1/4 आएगा और ये 1/2 आएगा। एलसीएम ले ले यहां पे 4 एलसीएम लिया तो आ गया 1 + 1 + 2, ये आ रहा है 4/4, यानी कि ये 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल है, तो ये सही आंसर हुआ। समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया। तो यहां थी हमारी कंपोनेंट्स की कहानी। अब समेशन और सब्ट्रैक्शन जो है बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं कंपोनेंट्स में। एडिशन जो है वो अलग अलग मेथड से होता है, सब्ट्रैक्शन अलग अलग मेथड से होता है, तो हर एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा अगर, तो ये वाला लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कल मुलाकात करेंगे आपसे। अब मैं आपको जाने से पहले एक दो बातें और बता देता हूं, ठीक है? यहां पे पॉसिबल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर कभी पूछे जाए, पॉसिबल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बस केवल ये बोल दिया पॉसिबल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नो इंफॉर्मेशन रेक्टेंगुलर है कि 3D है कि 2D है कि क्या है, जस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो आप इसका आंसर करोगे बेटा इनफाइनाइट। ये बात ध्यान रखना, बिकॉज एक गिवन वेक्टर के लिए मल्टीपल रेफरेंस हो सकते हैं। समझाता हूं, जैसे यहां पर मान लीजिए एक वेक्टर है आपका कोई भी, ये रहा वेक्टर। अब इसके लिए तो बेटा ये एक्सिस रेफरेंस हो गई तो ये कंपोनेंट हो गया, ये रेफरेंस हुई तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये रेफरेंस हुई तो तीसरा कंपोनेंट हो गया। ऐसे मैं मल्टीपल एक्सिस ले सकता हूं रेफरेंस की, तो मल्टीपल क्या हो सकते हैं बेटा? इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसलिए पॉसिबल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर बोला जाए तो इंफिनिटी होगा। लेकिन अगर कोई तुमसे बोले कि पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर वर्ड आ जाए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D बेटा, 2D, तो उसका जवाब होगा 2। केवल ही x और y या y और z या x और z कोई भी दो कंपोनेंट पॉसिबल होंगे। और सिमिलरली अगर इसमें आप बात करेंगे बेटा, कोई आपसे पूछे कि सर पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D बोले या फिर इन स्पेस बोले, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जवाब होगा बेटा 3 कंपोनेंट, एक x में, एक y में और एक z में। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आई होप यू एंजॉयड एंड समझ में आया सारी बातें, मजा किया आप लोगों ने वेक्टर में बेटा। बहुत सारे बच्चे वेक्टर में परेशान होते हैं, समझ नहीं आता है कि सर वेक्टर को कैसे सॉल्व किया जाए, वेक्टर को कैसे सोचा जाए, वेक्टर के क्वेश्चंस ही नहीं बनते। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू दी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेटा। अब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब आपको वेक्टर का मॉड्यूल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं लिख भी देता हूं। t.me गूगल पे जाकर टाइप करेंगे आप और साथ लिखेंगे माही सर फिजिक्स, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर मैंने बेसिक मैथ्स का, कैलकुलस का ऑलरेडी एमएस मॉड्यूल डाल दिया है विथ लेवल 1 एंड लेवल 2 क्वेश्चंस। मैं वेक्टर का भी लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस के साथ डाल दूंगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, तो जो लोग 12th वाले हैं वो बोर्ड्स के लिए भी चीजें बेहतर कर पाए बेटा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू गाइज फ्रॉम शून्य टू शिखर। अब बस बारी आपकी है, लेक्चर देखना है आप लोगों को अच्छे से कंटिन्यूएशन में एंड नोट्स बनाते जाने हैं, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट लेवल चीजें समझ आती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा आप लोगों से। अभी मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, वहां पर हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।